हेलो कायनातीस। आज हमारे पास स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर राजवाल शास्त्री। ये हमारे पड़ोस मुल्क से हैं और बहुत खुशी है कि वो हमारे पास आज कायनाती चाय के ऊपर है। तो राजवाल शास्त्री, वेलकम। मैं भी आपका इंट्रोडक्शन करवाऊंगा डिटेल में। बहुत बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर टू बी हियर। लेकिन एक बात है कि आपने चाय के लिए बुलाया मुझे और दोस्तों के साथ चाय पीना बहुत पसंद है, तो हाँ कह दिया। लेकिन एक जूम लिंक आया तो मैंने सोचा ये क्या है। फिर महसूस हुआ कि आपने जबरदस्त एक लूपहोल लगाया हुआ है कि कायनाती चाय है। ये तो कुछ भी हो सकता है। कायनाती अगर आप वो प्रीफिक्स डालें तो बिना चाय का चाय हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या करें, अभी वक्त बिल, ऐसा है कि इसी से मैनेज करें। बिल्कुल अभी चाय है, मगर उम्मीद ये है कि जरा बॉर्डर के हालात भी जरा बेहतर हो जाए। तो अगर आप पाकिस्तान आए, एंड आई होप आप आए, और फिर मैं भी वैसे तो अमेरिका में हूँ, मैं भी पाकिस्तान आऊँ, और फिर वाकई बैठ के चाय पियो। खाली चाय नहीं, समोसे और पकौड़े भी जो है वो चाय के साथ आएंगे। हाँ, तो, बिल्कुल बिल्कुल। मगर बिल्कुल सही बात है। तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू। सो डॉक्टर शास्त्री जो है वो एस्ट्रोफिजिसिस्ट है, प्रोमिनेंट एस्ट्रोनॉमर। वो आजकल हैं एडजंक्ट प्रोफेसर हैं इंटरनेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोनॉमी रिसर्च। मगर वो कई साल तक जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो बेंगलोर में है, ये वहां पर थी। और इनका जो काम है एस्ट्रोनॉमी में वो फैसिनेटिंग है। वो इस चीज के ऊपर है, ये जो ब्लैक होल्स होते हैं, खासतौर से जो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स, वो जो गैलेक्सीज के बीच में होते हैं, उनमें से जेट्स निकलते हैं, और वो किस तरह से इंटरैक्ट करते हैं उस मटेरियल से जो उसके आसपास होता है। इस सिलसिले में अभी हम काफी बात करेंगे। लेकिन खाली इनका इंटरेस्ट इस एस्ट्रोफिजिक्स नहीं, बल्कि इस चीज से भी है कि जेंडर इक्विटी जो है वो फिजिक्स और साइंस में भी हो। और ये साइंस पॉपुलराइजर भी हैं, इनके रेगुलर कॉलम्स भी आते हैं न्यूज़पेपर में। तो बहुत बहुत खुशी है, इट्स अ प्रिविलेज कि आप कायनाती चाय पे आए। सो डॉक्टर शास्त्री, वेलकम। थैंक यू वेरी मच। तो लेट्स स्टार्ट। मगर मैं सबसे पहले, अभी तो हम बात करेंगे कि जेट्स कैसे आए, ब्लैक होल्स में क्या हो रहा है। लेकिन आप ये बताएं कि आपका शौक जो है एस्ट्रोनॉमी का या साइंस का, वो कब शुरू हुआ? तो मेरी पैदाइश जब हुई तब स्पुतनिक का लॉन्च होके एक साल हो गया था। बहुत लोग पूछते हैं कि आपकी इंटरेस्ट कब शुरू हुआ, लेकिन ऐसा है कि तब का माहौल थोड़ा अलग था। साइंस वाज वेरी थिक इन द एयर, बहुत एक्साइटिंग था। हर रोज रेडियो पे कुछ ना कुछ चीज आता था, कुछ ना कुछ खबर साइंस के बारे में। तो यूरी गागारिन और वालेंटिना तेरेश्कोवा ये लोग मेरे चाइल्डहुड हीरोज थे। और फिर मून लैंडिंग्स हुए, ये हुए। तो और ये एक आदत थी हमारी कि रात को खाने के बाद एक चटाई को गार्डन में फैलाया और आसमान, लेट के आसमान देखते थे। तो मेरा शहर मंगलूर जो समुद्र के किनारे पे है, वो बहुत छोटा शहर नहीं है, फिर भी आसमान बहुत खूबसूरती दिखती थी तब। क्योंकि इतना लाइट पोल्यूशन नहीं था, तो प्लैनेट्स तो थे ही, सितारे और कहकशां भी दिखती थी। और ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो हम्म। होते थे। और एक बार एक कॉमेट आया, तो बहुत एंगुलर साइज बहुत बड़ा था। तो उसका मैं पेंटिंग भी बनाई थी, हमारे आम के पेड़ फोरग्राउंड में होके। तो और 8 साल की जब थी तब मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक किताब लाए, दी एटम। हम्म। और वो बहुत खूबसूरत था, उसमें बहुत कलरफुल इलस्ट्रेशंस होते थे। और एक मुझे बहुत बहुत याद है कि राथरफर्ड के वो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट का इलस्ट्रेशन था और डिस्क्रिप्शन। और उससे मैं कंप्लीटली फिदा हो गई कि इन्होंने गोल्ड फॉइल लेके कुछ बम्बार्ड किया पार्टिकल से, और कई पार्टिकल्स वापस आए। तो इसलिए फुल अपना कॉन्सेप्ट ही बदल गया कि एटम कैसे होता है, नॉट अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। बट तो वो तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग मेमोरी है कि वो किताब मेरे पास नहीं है, लेकिन वो तस्वीर मुझे अभी भी याद है कि कैसा था। और फिर मैं करीब 11 साल की थी तब मारी क्यूरी की बायोग्राफी मुझे दिया
पढ़ने के लिए। और एक मेरे पिताजी ने एक किताब दिया, आंद्रोमेडा उसका नाम था। वो एक साइंस फिक्शन कहानी थी। वो भी बहुत मेरे लिए बहुत मेरे पे बहुत असर पड़ा, क्योंकि वो एक स्पेस ट्रैवल की कहानी थी, लेकिन उसमें एक नई तरीके से, मतलब उसका सोशियोलॉजी ही अलग था। हम्म। जैसे लोग इंटरेक्शन करते हैं, वो बिल्कुल अलग था, मच मोर इक्विटेबल, सबके लिए अपने पैशंस परस्यू करने के लिए अपॉर्चुनिटी वगैरह। तो शायद तभी से सीड हुआ मेरा इंटरेस्ट, और फिर साइंस ही करती जा रही। तो ये कौन सी किताब थी लास्ट वाली जो आपने जिक्र किया, एंड्रोमेडा? एंड्रोमीडा, हाँ, इट्स एंड्रोमीडा अ स्पेस एज टेल। उसका हाँ। ऑथर है इवान येफ्रेमोव। और बाद में मुझे पता चला, जब मुझे एक रशियन कलीग मिली थी, कि वो जियोलॉजिस्ट थे। हम्म। मतलब प्रोफेशनली वो जियोलॉजिस्ट थे, लेकिन ये किताब उन्होंने लिखा। तो आई मीन इट्स हाँ, सो इंटरेस्टिंग, राइट? आई मीन ये जो किताबें होती हैं, पहली बात तो ये है कि ये कितना हमें जो है वो इम्पैक्ट करती है। तो ये तो जी, एक अच्छी एडवर्टाइजिंग है कि आप 8 साल की थी, रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है और अभी तक आपको याद है। अभी हाँ, वो एक हाँ, कितना उसका इम्पैक्ट होता है, और रोल मॉडल्स है। मरी क्यूरी की बात कर रही है कि एज अ फिजिसिस्ट, मगर जब आप लिस्ट कर रही थी चीजें, इट्स इंटरेस्टिंग क्योंकि अ, आप हमें जो है ज्यादातर लाइक जो रशियन राइटर्स होते हैं वो पाकिस्तान तक या अभी लाइक वेस्ट में भी आप वो सुनाई नहीं देते। सो इट्स रियली जी, इंटरेस्टिंग कि आपको जो है वो स्पटनिक और उसके बाद अभी यूरी गागारिन, तो आई मीन ऑब्वियसली अभी लाइक इसका सबको पता है, लेकिन ये राइटर्स वगैरह जो है, सो इट्स फैसिनेटिंग इसका हाँ, डिफरेंट एंगल। हाँ, क्योंकि वो टाइम पे एक कोलैबोरेशन था। और सोवियत यूनियन के मीर पब्लिशर्स के नाम के पब्लिशर्स थे। वो अपने किताबों को रीजनल लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट करके यहाँ पे वो अवेलेबल थे, और बहुत चीप। उनका दाम राइट, राइट। बहुत ही कम होता था। तो हमारे सब साइंस बुक्स भी होते थे, और उनके साइंस मतलब लाइक टेक्स्ट बुक जैसा, साइंस मैथ्स वगैरह। और चिल्ड्रंस बुक्स वर फैंटास्टिक। उनके इलस्ट्रेशंस भी बहुत खूबसूरत रहती थी। और फिर ऐसे साइंस फिक्शन, मेरा साइंस फिक्शन का इंट्रोडक्शन वही लिटरेचर से, वही जानर से हुआ। I mean, काफी कुछ इंटरेस्टिंग चीजेस। तो मैं अगले सवाल की तरफ जा रहा था, मगर आई हैव अ क्वेश्चन कि अ, तो आजकल लाइक क्या ये किताबें जिनकी आप बात कर रही हैं, खासतौर से बच्चों के लिए भी, वो वाइडली अवेलेबल हैं इंडिया में कि वो कम हो गई हैं मिलना? जस्ट नहीं, क्यूरियस। मीर पब्लिशर्स तो बंद हो गया है बिल्कुल। बंद हो गए थे। तो उनके कोई भी किताबें नहीं मिलती हैं आजकल। तो मैं जो मेरे पास है उसको बहुत के रखती हूँ। लेकिन अब इंडियन पब्लिशर्स बहुत निकले हैं, अच्छे वाले। अच्छा। और फॉरेन अमेरिकन वगैरह, यूरोपियन वगैरह पब्लिशिंग, उनका दाम अभी रिलेटिवली स्पीकिंग थोड़ा कम हो गया है। हाँ, अ, ठीक है। तो और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, तो वगैरह वगैरह। और लोकल भी बहुत अच्छे पब्लिकेशंस, इलस्ट्रेशंस। फॉर एग्जांपल, अन्ना माणी करके एक साइंटिस्ट थी। हम्म। उनके बारे में एक साइंस जर्नलिस्ट ने एक कॉमिक बनाए हुए हैं उनके, आई सी। फॉर बच्चों के लिए। हम्म। ऐसे तो अभी द स्पेस हैज बीन नाउ ऑक्यूपाइड, बट ठीक है। नॉट जस्ट इन वन वे, स्पेस जो है वो दोनों जी। तरीके से। अच्छा, सो आपकी जो रिसर्च है जिसपे ऊपर आपने काम किया, बहुत अच्छे आपके पेपर्स बहुत सारे हैं, वो काम करते हैं कि ब्लैक होल्स जो हैं, जो गैलेक्सीज में होते हैं, सुपर मैसिव ब्लैक होल्स, वो उसमें से जेट्स कैसे निकलते हैं। आई नो उनको, उन गैलेक्सीज को एक्टिव गैलेक्सीज भी कहते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप बताएं, पहली बात तो ये है कि सबसे पहले जब आप लोगों को जिक्र करते हैं कि ब्लैक होल्स और जेट्स, तो सबसे पहले लोग पूछते हैं कि एक मिनट, ब्लैक होल्स में से तो चीजें निकलनी नहीं चाहिए, हाउ कम उसमें से जेट्स निकल रहे हैं? मगर आपका तो सारा काम ही इन ब्लैक होल्स के जेट्स के ऊपर है, तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकती हैं कि
जेट्स क्यों निकलते हैं, और फिर आपका जो काम है वो किस चीज के ऊपर है? जी, तो एक तो हाँ, ब्लैक होल इटसेल्फ, उसके बारे में आप ही के बहुत 2-3 वीडियोस मैंने देखा, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है कि ब्लैक होल क्या होते हैं। तो उसमें आप ही भी जिक्र किए हुए हैं कि अगर कुछ मटेरियल ब्लैक होल के इर्द गिर्द आएगा तो वो अट्रैक्ट होके ब्लैक होल के अंदर जाने कि मतलब जाने का ये होगा, लेकिन वो डायरेक्टली अंदर नहीं जाएगा क्योंकि उसका कुछ तो स्पिन रहता है। तो वो ऐसे स्वर्ल होके होके फिर ब्लैक होल के अंदर जाएगा। तो ये एक्रीशन डिस्क बनेगा, ये भी आपने डिस्क्राइब किए हुए हैं आपके वीडियोस में। तो हमको ये सब हमको जांच करने को मिलता है इसीलिए कि ये ब्लैक होल के गिर्द एक एक्रीशन डिस्क होता है और वो मटेरियल बहुत तेजी से एक्रीट होके गर्म होके फिर प्लाज्मा बन के चमकदार बनता है। तो वो चमकदार बनने के वजह हम लोग उनको टेलीस्कोप्स के द्वारा हम देख सकते हैं। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि हम डायरेक्टली ब्लैक होल को नहीं देखते हैं, हम उसके सराउंडिंग के जो एक्रीशन डिस्क होते हैं उसको देखते हैं। लेकिन हमारे इमेजेस इतने शार्प नहीं है तो वो डिस्क नहीं दिखता है हमको, सिर्फ एक सितारे जैसे एक बहुत चमकदार चीज दिखता है आसमान में। आ, तो असलियत में क्या होता है कि ये जो प्लाज्मा हीट होके जो ब्लैक होल के अंदर जाता है, इन द प्रोसेस वो इतना हीट होता है कि वो प्लाज्मा बनता है। तो प्लाज्मा बनता है मतलब उसमें मैग्नेटिक फील्ड्स होते ही हैं। तो ये कई मैग्नेटिक फील्ड्स बहुत टर्बुलेंट, मतलब नॉट विद एनी सिस्टेमिक ओरिएंटेशन होते हैं, लेकिन कई मैग्नेटिक फील्ड्स ऐसे सिस्टमैटिकली एक ओरिएंटेशन के भी होते हैं। तो वो ये प्लाज्मा में दे गेट क्रिएटेड। तो फिर ये प्लाज्मा जब ऐसे ऐसे स्वर्ल होके ब्लैक होल के अंदर जाता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड्स भी ट्विस्ट होके उसमें बहुत टेंशन हो जाता है। तो इसके वजह से थोड़ा सा वो प्लाज्मा ब्लैक होल के अंदर ना जाके इंस्टेड वो ऐसे जेट्स में बाहर आता है। और ये बाइपोलर होते हैं क्योंकि उसका सिमेट्री ऐसा है। ये एक्रीशन डिस्क जो है वो एक्सीसिमेट्रिक होता है उसका, ये और ये मतलब एक ही किस्म के होते हैं। तो ये दोनों तरफ मतलब ऊपर एक ड्राइविंग फोर्स होता है तो नीचे भी होता है, और ये बाइपोलर किस्म से मतलब ट्विन जेट्स हम कहते हैं उसको, वो निकलते हैं। और हर एक जो सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है, जायंट ब्लैक होल जो कहकशां के बीच में होता है, उसके नज़दीक अगर कुछ मटेरियल आया तो वो ज़रूर ऐसे एक्रीशन डिस्क बनेगा और जेट्स भी बनेगा। लेकिन इनमें एक माइनॉरिटी कहकशाओं में ये जेट्स बहुत बहुत पावरफुल होते हैं। तो वो जब निकलते हैं उनके तेजी बहुत होता है, वो ऑलमोस्ट रोशनी के वेलोसिटी का होता है। तो हम उसको रिलेटिविस्टिक जेट्स कहते हैं। तो ये क्यों होता है हमको एग्जैक्टली मालूम नहीं है, मतलब क्यों होता है ये रफ आइडिया है जो मैंने बताया कि प्लाज्मा में मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं और वो ड्राइव करते हैं। और आजकल के स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर सिमुलेशंस को देखें, वो मैं नहीं करती लेकिन कई ये एक्सपर्ट साइंटिस्ट करते हैं। तो वो अगर ये सिमुलेशन में जनरल रिलेटिविटी और मैग्नेटोहाइड्रोडायनामिक्स, एक्चुअली रिलेटिविस्टिक मैग्नेटोहाइड्रोडायनामिक्स, ये सब अगर डालेंगे तो ये महसूस होता है कि ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है कि अगर एक एक्रीशन डिस्क हो जाता है तो उससे ऐसे जेट्स निकल सकते हैं और वो उनका तेज वेलोसिटी रोशनी की वेलोसिटी के ऑलमोस्ट
क्लोज हो सकते हैं। लेकिन ये नहीं हमको मालूम है अभी भी कि क्यों कई कहकशां में ये होता है और कई में नहीं होता है, ये हमको नहीं मालूम। मतलब तो सब में जेट्स होते हैं लेकिन ये हाँ वेलोसिटी। हाँ, तो हाँ अच्छा, इनका क्या उससे भी ताल्लुक है कि कितने बड़े होते हैं, मतलब ये है कि कितने लंबे होते हैं, राइट? आई मीन जी कि क्या ये जो तेज वाले हैं, ये जो स्पीड ऑफ लाइट या रोशनी जी की स्पीड के करीब जो हैं, क्या ये उनका स्केल भी बताता है कि कुछ जो हैं वो कई 100 लाइट ईयर्स लंबे हैं, कुछ जो हैं वो जी खाली 10-15 लाइट ईयर लंबे हैं, उससे कोई रिलेशन है? जी। सो वो जो मेजॉरिटी कहकशां में ये ऐसे ब्लैक होल्स हैं जिनके अराउंड एक एक्रीशन डिस्क हैं, उनका जेट्स इतने पावरफुल नहीं होते हैं, तो वो थोड़े बहुत दूर जाके फिर वहाँ कहकशां के जो गैस है और बेसिकली गैस है, वो उसको रोक सकता है। हाँ, तो वो कहकशां से बाहर नहीं जाते, वो सिर्फ अंदर तक स्टॉप हो जाते आई हैं। सी। तो ये मेजॉरिटी है। लेकिन जो ये बहुत बहुत पावरफुल जो जेट्स हैं जो तेजी से निकलते हैं, रिलेटिविस्टिक स्पीड से जो निकलते हैं, वो तो बहुत दूर जाके ये इंटरस्टेलर मीडियम, ये क्लाउड्स जो हैं उसको सब पार करके वो कहकशां के बहुत बाहर जाते हैं। तो हाँ, जी, सो ये कोरिलेशन जरूर है। अच्छा, तो ये फैसिनेटिंग वो चीज़ है, और आपका जो काम है, वो ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी में आपने कहा कि कंप्यूटर सिमुलेशंस भी होती हैं। तो मुझे भी बड़ी खुशी है, क्योंकि जब मैं एस्ट्रोनॉमी का काम करता था, तो मेरा भी ऑब्जर्वेशनल उसमें था, क्योंकि टेलीस्कोप्स यूज़ करना जो है, वो एक अच्छा होता है। तो आप लोग ज़िक्र करते हैं कि विज़िबल लाइट, जिस तरह हबल स्पेस टेलीस्कोप है, वो विज़िबल लाइट के ऊपर है ज़्यादातर। तो आपका काम जो है, जो इन जेट्स के ऊपर है, वो किस किस्म की टेलीस्कोप्स आपने इस्तेमाल की, और आई मीन कौन-सी वेवलेंथ्स, किस किस्म की रोशनी इस्तेमाल करते हैं आप? तो ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि ये जो जायंट ब्लैक होल्स और उनके गिर्द जो एक्रीशन डिस्क होते हैं, ये सिस्टम्स को समझने के लिए हम अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में उनको ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूर होता है। क्योंकि ये होता है कि अलग अलग मैकेनिज़म्स होते हैं रोशनी जनरेट करने की। तो हम वो अलग अलग मैकेनिज्म्स अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज में प्रोमिनेंट होते हैं। तो आप जेट्स को लें तो जेट्स को देखना बहुत आसान है रेडियो फ्रीक्वेंसीज में, क्योंकि उनका एमिशन मैकेनिज्म ऐसा है कि वो लो फ्रीक्वेंसीज में ज़्यादा एमिशन और हाई फ्रीक्वेंसीज में कम एमिशन देती है। एक्रीशन डिस्क जो है उसका वो कितना गर्म है उसके ऊपर है, वो कहाँ पे हमको दिख जाएगा। तो एक्रीशन डिस्क एक यूनिफॉर्म ये नहीं है जो मटेरियल ब्लैक होल के नज़दीक है वो उसका टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा और जो थोड़ा दूर है उसका थोड़ा कम रहेगा। तो टेम्परेचर भी ऐसे ही तो देयरफॉर फ्रीक्वेंसी भी ऐसे ही। तो बहुत नज़दीक वाला एक्रीशन डिस्क के मटेरियल एक्स रेज में वगैरह एमिट करेगा, और ज़्यादा आप दूर जाएं तो अल्ट्रावायलेट और इवन ब्लू तो वो होता है। लेकिन पॉइंट ये है कि हमारे इमेजेस जो हमको मिलते हैं ये सब कहकशां की, हमारे इमेजेस के शार्पनेस इतने नहीं हैं, तो हमको वैसे एक्रीशन डिस्क वो डिस्क जैसा नहीं दिखता है। Yeah. हमको सिर्फ एक पॉइंट दिखता है। ये जेट्स भी अगर हम बहुत सोफिस्टिकेटेड टेलीस्कोप्स को लें और उसको ऑब्जर्व करें तो उसका डिटेल्स दिखेगा। नहीं तो हमको सिर्फ एक बीच में एक स्प्लॉच और फिर एक ऐसे दो स्प्लॉचेस ऐसे दिखेंगे। तो हमको वो समझने की समझना है तो शार्पनेस भी चाहिए, और अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज में हमको अगर इमेजेस मिलेंगे तो फिर वो फिजिक्स समझने के लिए आसान हो जाता है।
तो मैं ये सब फ्रीक्वेंसीज में ऑब्जर्वेशंस कंबाइन करती हूँ। तो मैं आर्काइवल डेटा भी इस्तेमाल करती हूँ जो पहले ही किसी और ने गैदर किया और अब पब्लिक डोमेन में मौजूद है, और नया भी। तो विजिबल लाइट में मैं ज़्यादातर स्पेक्ट्रोस्कोपी पे डिपेंड करती हूँ, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमको ये कॉम्पोजिट गैस गैस क्लाउड्स जो होते हैं, उनके कंपोनेंट्स जो होते हैं, उसके सिग्नेचर मिलता है, बट मोर इम्पॉर्टेंटली डॉपलर शिफ्ट को इस्तेमाल करके उसके काइनेमैटिक्स भी हमको मिल सकता है। तो यानी कि आपको, काइनेमैटिक्स, राइट, अगर मैं क्लियर कर दूं कि वो अ, ये जो लाइट है आप उसको डिवाइड करती हैं स्पेक्ट्रम की तरह से, राइट? आई मीन वो जी स्पेक्ट्रोस्कोपी हुई, और उससे आपको ये भी पता चलता है कि वो गैस किस तरह से, वो किधर जा रही है, हिल किधर से रही है, जी किस तरफ से मूव कर रही है। जी। राइट, तो राइट, ये चीज सब, ये गैस सब ब्लैक होल के गिर्द जो है, इर्द गिर्द जो है, नॉट ब्लैक होल के, ब्लैक होल से तो कुछ रोशनी नहीं राइट, आती। राइट। तो ये एक्सरेज में अगर हम इमेजिंग करें तो फिर हमको वो एक्रीशन डिस्क जो है उसके बारे में हम जांच कर सकते हैं, क्योंकि उसका टेम्परेचर ऐसा है कि वो ज़्यादातर एक्सरेज में एमिट करता है। और ये जो जेट्स हैं वहाँ से हमको ये स्पेक्ट्रोस्कोपी करने से गैस क्लाउड्स के लाइंस नहीं मिलते, क्योंकि वो ज़्यादातर कंटिन्यूम एमिशन ही है। उसका फिजिकल प्रोसेस ऐसा है, सिंक्रोट्रॉन प्रोसेस जो हम कहते हैं, उसमें से कंटिन्यूम ही ज़्यादा मिलता है। और बहुत आसान से रेडियो फ्रीक्वेंसीज में मिलते हैं। लेकिन अगर ये जो मैंने कहा पहले कि ये जो बहुत पावरफुल जेट्स होते हैं, उनका उनका रोशनी भी ज़्यादा आता है, तो वो सिर्फ रेडियो में नहीं, वो विजिबल लाइट में भी दिखता है और एक्स रेज में भी दिखता है, अल्ट्रावायलेट में भी दिखता है वगैरह। तो ये सब हम कंबाइन करके फिर हम एनालिसिस करने से हमको फिजिक्स का अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह से मिलता है, क्योंकि ये जेट्स जो हैं हमको अब पता चला है कि उनका असर होता है वो कहकशां के सेंट्रल रीजन्स पे। तो इसके वजह से वहाँ पे जो सितारे बनते हैं उसके ऊपर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि ये जेट्स वो गैस क्लाउड्स को गर्म कर सकता है। तो अगर गैस गर्म हुआ तो सितारे नहीं बनेंगे, क्योंकि सितारे बनना है तो वो इतना गर्म नहीं होना चाहिए, वो मॉलिक्यूलर क्लाउड्स होना चाहिए, मतलब गर्म होना चाहिए, कूल होना चाहिए। तो अगर ये मॉलिक्यूलर क्लाउड्स को ये जेट्स गर्म करें तो वहाँ पे सितारे नहीं बन सकते। तो दूसरे रीजन्स में जहाँ जेट्स के असर नहीं है वहाँ पे सितारे बनेंगे। तो ये सब इंटरैक्शंस मेरा रिसर्च का एक भाग है। नहीं, दिस इज फैसिनेटिंग। और एक लिहाज से कभी कभार मैंने मिसाल इसकी पढ़ी थी कि जिस तरह म्यूजिक के लिए, मौसीकी के लिए खासतौर से जो ऑर्केस्ट्रा होते हैं, राइट, अगर ये जो मुख्तलिफ वेवलेंथ्स हैं उनको समझना उसी तरह से जरूरी है कि अगर ऑर्केस्ट्रा में कुछ इंस्ट्रूमेंट आपको खाली वो परकशन जो है वो वाले पता चल रहे हैं, तो आप बाकी तमाम स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो आपको सुनाई नहीं दे रहे, तो आपको आवाज ठीक नहीं आएगी। जी इसी तरह से अगर आप खाली विजिबल लाइट को स्टडी कर रहे हैं एस्ट्रोनॉमी के लिए, खासतौर से ये जो आपका काम है, तो आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि और वेवलेंथ्स में जो हैं इतनी सारी चीजें हैं जो आपको पूरी तस्वीर देती हैं एक लिहाज से। यू जी हैव टू स्टडी जी वो वेवलेंथ जो खाली हमारी आंखें नहीं देखती, जी बल्कि इसके लिए टेलीस्कोप्स हैं। तो जी। इट्स वो इट्स एनालॉजी बहुत अच्छा है ऑर्केस्ट्रा का। राइट। और अच्छा, आपने जो टेलीस्कोप्स इस्तेमाल की इंडिया में, इंडिया की टेलीस्कोप्स, रेडियो टेलीस्कोप वगैरह जो है जो काफी बड़ी है, आपने वहां से डेटा लिया या कहाँ से आपका ज्यादातर डेटा आया ओवरऑल? हाँ, तो अलग-अलग चीज़ के लिए अलग-अलग रिसर्च क्वेश्चंस के लिए अलग-अलग। तो मेरे इंस्टीट्यूट जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, उनकी टेलीस्कोप है, उससे वो विजिबल लाइट टेलीस्कोप है। तो उससे मैं फोटोमेट्री कर रही थी, मतलब वो इमेजिंग जैसा है, लेकिन हम उसको इमेजिंग के उसके स्ट्रक्चर मेजर करने की मकसद नहीं होता है, सिर्फ उसका रोशनी कितना है ये मेजर करने के लिए, और वो चेंज होता है कि नहीं। तो आज हमें
एक डेटा लें, 1 महीने के बाद लें और उसके बाद लें, तो वो चेंज होता कि नहीं, ये मेजर करने के लिए। और फिर महाराष्ट्र में पुणे के बाहर, पुणे जो शहर है उसके बाहर एक रेडियो टेलीस्कोप है, जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। उससे रेडियो फ्रीक्वेंसीज, लो रेडियो फ्रीक्वेंसीज में, मतलब 300 गीगाहर्ट्ज, 1 गीगा, सॉरी 300 मेगाहर्ट्ज, 1 गीगाहर्ट्ज, उसके आसपास वो फ्रीक्वेंसीज में इमेजिंग कर सकते हैं। तो वो मैं करती हूँ। और ये एक मेरा ऑस्ट्रेलिया से कोलैबोरेशन है, तो उनके टेलीस्कोप भी इस्तेमाल करती थी, 2 टेलीस्कोप्स, एक तो रेडियो टेलीस्कोप, ऑस्ट्रेलिया टेलीस्कोप कम्पैक्ट अरे, जिसका फ्रीक्वेंसी थोड़ा ज़्यादा है और शार्पनेस भी थोड़ा ज़्यादा है। तो बीच का जो स्ट्रक्चर्स हम मेजर करने के लिए चाहते हैं, तब वो सूटेबल होता है। और ऑस्ट्रेलिया का एक विजिबल लाइट टेलीस्कोप में एक इमेजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी था, मतलब हम एक जो कहकशां इमेज करेंगे, हर एक पीस का हम स्पेक्ट्रम ले सकते हैं। तो फिर इसका मतलब है कि हर एक पीस में जो गैस होता है, उसका हम काइनेमैटिक्स मेजर कर सकते हैं, मतलब डायनामिक्स। तो ये अलग अलग। और चंद्रा एक्सरेज, तो Excellent. एक्सरेज के लिए स्पेस को जाना चाहिए, तो चंद्रा एक्सरे टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया हमने। और भारत का भी एक टेलीस्कोप था, एस्ट्रोसैट करके, तो उसमें से भी 1-2 ऑब्जेक्ट्स हमने ऑब्जर्व किया। Yeah, this is excellent. This is really interesting. अच्छा, मैं थोड़ा सा गियर शिफ्ट करूंगा और आपसे मैं ये पूछूंगा कि आपका बहुत इंटरेस्ट रहा है, आप खुद रोल मॉडल हैं, एस्ट्रोनॉमर्स के लिए, खास तौर से फॉर वुमेन एस्ट्रोनॉमर्स, खाली खाली इंडिया में नहीं बल्कि बाहर भी। तो और आप इसके ऊपर लिखती भी रही हैं, फॉर स्पेशली पॉपुलर प्रेस में भी, कि जेंडर इक्विटी की जरूरत है। तो आप बताएंगे कि क्या मसला है फिजिक्स कम्युनिटी में या एस्ट्रोनॉमी कम्युनिटी में, और क्या करना चाहिए इस जेंडर इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए? तो मेरा कोशिश ऐसा है कि पहले ये एक्नॉलेजमेंट करना चाहिए कि हमारे मतलब प्रोफेशन के अंदर बैरियर्स हैं जेंडर इक्विटी के लिए, क्योंकि सब लोग मानते हैं कि जेंडर गैप है, मतलब नंबर्स Right. इक्वल नहीं है। वो ये सब लोग मानते हैं कि मानना ही चाहिए क्योंकि वो दिखता है हमें। लेकिन जेंडर वो गैप जो है वो डिस्क्रिमिनेशन के वजह से है, ये लोग नहीं मानते। वो डिस्क्रिमिनेशन प्रोफेशन के अंदर है, ये नहीं मानते। लेकिन हम बहुत डेटा जो है अभी वो सब यही दिखाता है कि प्रोफेशन के अंदर डिस्क्रिमिनेशन यही प्राइमरी वजह है जेंडर गैप के लिए। तो ये एक्नॉलेजमेंट जब तक नहीं होता है, तब तक उसके लिए कुछ भी किया तो ठीक नहीं होगा। हाल तो बुरा है, ये सब मानते हैं, लेकिन हाल ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, ये क्या करना चाहिए में बहुत डिबेट है। क्योंकि टेंडेंसी ये है कि हम ये खातून एस्ट्रोफिजिसिस्ट नहीं आ रहे, तो हम उनको मदद करें आने के लिए। लेकिन पॉइंट ये है कि उनको मदद नहीं चाहिए, उनको आने देना चाहिए। राइट राइट राइट, उनको रोके ना, उनको डिस्करेज ना आपको करें, रोके बल्कि ना। राइट राइट हाँ, राइट राइट राइट। आप एक आसान से एग्जाम्पल लें, हम नोबेल प्राइज के एग्जाम्पल्स लें। तो नोबेल प्राइज फिजिक्स में पहले औरत को मिला मारी क्यूरी 1903, दूसरा मारिया गेपर्ट मेयर एक 50 साल के बाद, और फिर डोना स्ट्रिकलैंड एक 55 साल के बाद, और फिर 2020 में आंद्रिया गेस को मिला। तो लेकिन ये इंटरिम में बहुत सारे डिस्कवरीज थे। ये नोबेल प्राइज दिया जाता है इन खोज के लिए जो हमारे अंडरस्टैंडिंग को ट्रांसफॉर्म करता है। तो वैसे अंडरस्टैंडिंग को ट्रांसफॉर्म किया हुआ बहुत सारे, ये सिसिलिया गापोश्किन की खोज थी, व्हेन शी फाउंड कि सन इज मेड अप ऑफ मोस्टली हाइड्रोजन एंड नॉट लाइक
the rocks and stones around us. नहीं फिर I mean there are so many examples. इंडिया के एक विभा चौधरी करके थी, चियन शियोंग वू थी, वेरा रूबिन थी, उनके बारे में आपके डार्क मैटर नहीं वीडियो में आप ही ने नहीं जिक्र किया है। और जॉसलिन बेल तो उनका जॉसलिन बेल यानी उनके खोज के लिए मिला, लेकिन उनको नहीं मिला, सिर्फ उनके सुपरवाइजर को मिला। बट असलियत में सब काम, सब एनालिसिस, सब बीइंग अलर्ट टू द पैटर्न्स विच वाज द कोर ऑफ द डिस्कवरी, ये सब नहीं उनकी थी, जॉसलिन की थी। नहीं तो तो इससे ये सबूत है कि उनको नोबेल प्राइज ना मिलने का वजह लार्जर सोसाइटी नहीं था। वो नहीं ऑलरेडी फिजिक्स में थे, फिजिक्स काम किया, ट्रांसफॉर्मेशनल खोज किए, लेकिन उनको नोबेल प्राइज नहीं मिला। तो ये सिर्फ एक इंडिकेशन है। मैं नोबेल प्राइज को बहुत एक्सेप्शनलाइज नहीं करना नहीं चाहती, क्योंकि वो नोबेल प्राइज की आइडिया ही कुछ मतलब उसमें काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स है, लेकिन ये एक एग्जाम्पल और एक इंडिकेशन है कि हमारे प्रोफेशन के अंदर बैरियर्स हैं। तो तो ये अवेयरनेस बिल्डिंग मेरा कोशिश है। तो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल्स दूं मैं तो ऑफ कोर्स ये भी सही है कि दुनिया भर फिजिक्स में बहुत सारे जेंडर गैप हैं, नहीं लेकिन जो वजह होते हैं वो कई वजह जो फिजिक्स के क्लाइमेट के वजह से हैं, और कई होते हैं जो लार्जर सोसाइटी, तो वो लार्जर सोसाइटी के कल्चर पे, वो ज्योग्राफी पे, वो सब पे डिपेंड होता है। तो ये दोनों भी हैं, और गैप के लिए सिर्फ एक वजह नहीं होता है, मल्टीपल वजह होते हैं। तो फॉर एग्जांपल भारत में एक तो हायरिंग में एक अनरिटन रूल होता है कि अगर एक मर्द को जॉब मिला एक इंस्टीट्यूशन में, तो that person's wife will not be given a position. So claim है कि हम merit based selection करेंगे, मैं क्लेम। हाँ, लेकिन जब वो एक्चुअली अपने ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हैं, तो मर्द के ट्रैक रिकॉर्ड और औरत के ट्रैक रिकॉर्ड ये दूसरी दूसरी तरीके से वो इवेल्युएट करते हैं। कई नहीं इंस्टीट्यूशंस हैं जो ये नहीं करते। नहीं मैंने कह रही हूँ कि सब इंस्टीट्यूशंस करते हैं, लेकिन काफ़ी कुछ स्पेशली ओल्ड एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस में ये रहता है। तो ये this is not transparent and it leads to the gender gap straight away. So और एक एग्जांपल है कि मेंटरिंग में, तो जो यंग स्टूडेंट्स को मेंटरिंग करते हैं, तब लड़कियों को अलग तरीके से मेंटरिंग करते हैं और लड़कों को अलग तरीके से। तो लड़कों को कहते हैं कि या फॉलो योर पैशन, स्टिक टू इट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लड़कियों को कहते हैं कि यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, यू हैव टू मैनेज योर फैमिली एंड योर नहीं साइंस। लड़के को नहीं कहते कि यू हैव टू नहीं मैनेज योर फैमिली एंड साइंस। मैंने कभी नहीं सुना ये। तो वो अलग सितम, मतलब so these are all barriers। तो हमको उनको एड्रेस करना है। तो हमको ये नहीं जरूर ये गर्ल्स ओनली समर स्कूल या गर्ल्स ओनली वर्कशॉप, ये सब की ज़रूरत नहीं है। हमको जेंडर सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत है प्रोफेशन के अंदर। तो ये मेरी कोशिश है। आई थिंक ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आई मीन प्योरली फ्रॉम इस पर्सपेक्टिव से कि ये वेस्ट है, ये ज़ाया है टैलेंट का भी, और यू नो जो लोग मौजूद हैं जिनका शौक है, और इसमें आई थिंक दैट्स अ रियली इम्पोर्टेंट पॉइंट के बैरियर्स को हटाना है। ये नहीं है कि उनको लेके नहीं, ये जो है आ रहे के तैयार हैं लोग, लेकिन जी आप उनके सहत जो है वो बैरियर देखें। और ये मैं अमेरिका में हूँ, ये बहुत बड़ा इशू रहा है। एस्ट्रोनॉमी थोड़ी सी बेहतर है कंपेयर टू फिजिक्स, खासतौर से हाँ अमेरिका में, हाँ लेकिन इट्स स्टिल अ ह्यूज प्रॉब्लम। और फिर पाकिस्तान राइट में बहुत सीरियस इशू है। और ये जो डिफरेंसेस हैं कि लोग किस तरह से बात करते हैं मर्द से और औरत से, आई मीन आई थिंक दैट्स वो बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि उनको ट्रेन मेंटरशिप, आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट। और फिर एंड अगेन आई वुड से कि रोल मॉडल्स, इफ यू अगर आपको नजर आ रहे हैं, ये एक फीडबैक लूप है कि अगर आपको नजर आए कि और भी हैं, तो कहेंगे कि यार अगर ये खातून भी आ सकती हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। जी
right? जी, Like, उस हिसाब से, so I think that's very important. या अच्छा, so let's move on from one complicated topic. तो अब let's move towards the conclusion. आपसे मेरा आई थिंक ईमेल कांटेक्ट हुआ था, आई वुड से 7 8 9 साल पहले. आई थिंक यू रोट टू मी के पाकिस्तान में जो एमेचर एस्ट्रोनॉमी है, लाइक एस्ट्रोनॉमर्स डूइंग थिंग्स, कि किस तरह से कोई कैन वी डू समथिंग के कोलैबोरेशन का, या कुछ हो सकता है. और आई मीन ये इट्स अनफॉर्चुनेट, मगर हालात जो है पाकिस्तान और भारत में जो है वो दे कीप ऑन गोइंग इन द सेम डायरेक्शन. आई मीन इन सम सेंस, आई मीन कभी कभार जो है थॉ होता है रिलेशंस में, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम इसी टेंशन में होते हैं. ना सिर्फ टेंशन, रिलेशन थॉ भी हो रहे हो, लेकिन टेंशन फिर भी कभी कभार रहती है. मगर वी नो के आर्ट्स की कम्युनिटी जो है, उनका हम सुनते हैं कि वो आपस में मिल रहे हैं या क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन हो रही है. आपका कुछ आइडिया है कि, क्योंकि एक लिहाज से साइंस और खास तौर से एस्ट्रोनॉमी लाइक एज अ पर्सपेक्टिव देती है कि ये जो बॉर्डर्स हैं वो स्पेस से तो आपको नजर नहीं आते. जी, राइट, लाइक सो आपका क्या ख्याल है, क्या कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स, आई मीन कायनात में जो है बहुत सारे कायनाती जो व्यूअर्स हैं, कायनात में तो बहुत सारे और व्यूअर्स होंगे, लेकिन कायनातीस जो है जो इस चैनल के, बहुत सारे उसमें पाकिस्तान से हैं, कुछ इंडिया के भी हैं, और जगहों से भी हैं, द मिक्सचर है. तो दे वो एस्ट्रोनॉमी का शौक रखते हैं, सो दे ब्रिंग इन अ स्लाइटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव. आपका क्या नजर आता है? I mean, क्या कर सकते हैं? क्या कुछ हो सकती है कोलैबोरेशन? क्या कुछ हो सकता है कि क्रॉस बॉर्डर कुछ बातचीत, हाय हेलो, क्या हो सकता है? हाँ, तो ये आपने जो जिक्र किया कि 2018 में जो टोटल लूनार एक्लिप्स हुई थी, तब हम लोग एक कैंपेन किया था, कॉपर मून राइजिंग, इस या ये नाम लिखा था क्योंकि वो मून राइज के टाइम में वो एक्लिप्स होने वाला था. और तो आपसे भी कांटेक्ट किया वगैरह, और वो बहुत कामयाब रहा क्योंकि हम लोग एक सॉर्ट ऑफ हाउ टू ऑब्जर्व द एक्लिप्स एक डॉक्यूमेंट किए, और उसको बहुत सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किए. तो उर्दू में भी ट्रांसलेशन हुआ, और एक उर्दू जानने वाले साथ ही उनको स्क्रूटनाइज भी किया. तो तब तक आपके वजह से वो लाहौर के ग्रुप और कई ग्रुप से कांटेक्ट हुआ. तो ये एक चीज़ थी कि सारे साउथ एशिया में दिखने वाली. तो वो बहुत कामयाब रहा, मुझे लगता है वो कैंपेन. और ये जो हमारा हाउ टू हमने बताया वो भी उससे फ़ायदा हुआ. और ये जो फिनोमेनन था, इसके लिए टेलीस्कोप्स वगैरह की ज़रूरत नहीं थी. अगर बायनोकुलर्स है तो अच्छा है, लेकिन ज़रूरत नहीं थी. तो ये बहुत सारे जगह में फैलाने की चांस थी. तो ऐसी चीज़ हम करना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि एक माहौल पैदा होता है कि हम साथ में ये सब देख रहे हैं. और एस्ट्रोफिजिक्स में तो आपने जैसे कहा कि ये वो कॉमन ह्यूमैनिटी उसको एम्फसाइज करता है, तो ये बहुत अच्छा चीज़ है. तो ज़रूर ऐसे होना चाहिए. आजकल यहाँ पे एक एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया और कई ग्रुप्स एक पॉपुलर किए हुए हैं ज़ीरो शैडो डे. तो जहाँ द शैडो इज there's no shadow, जीरो. because हाँ, तो ये तो 23. टाइम के हिसाब से, लाइक सूरज का जो है, लाइक इफ यू हैव अ स्टिक, उसका जो है वो करेक्ट. शैडो ना हो. राइट, राइट. हाँ, ना हो. तो पाकिस्तान में बिकॉज इट्स 23 प्लस, और नॉर्दर्न इंडिया में तो शॉर्टेस्ट शैडो ये देखना पड़ेगा. और जो साउथ इंडिया में ये जीरो शैडो डे. तो ये ऑब्जर्वेशंस अगर हाई स्कूल के बच्चे साथ में करेंगे और उस ऑब्जर्वेशंस को नोट करें, और उसके बाद हम अगर उनके मीटिंग करें तो वो एक्सचेंज कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस क्या है, अपने डेटा क्या है, रिजल्ट्स क्या है, कैसे वो रिजल्ट्स को डिस्प्ले करें. ये भी एक बहुत अच्छा चीज़ हो सकता है. और अब तो एक तो टेक्निकल चीज़ है कि ऑनलाइन
कांटेक्ट हो सकता है। दूसरा ये है कि मुझे लगता है अच्छा है कि अगर फॉर एग्जांपल उर्दू में कोई डॉक्यूमेंट लिखा गया तो वही कंटेंट को हिंदी स्क्रिप्ट में अगर बन सकते हैं, मतलब वही लैंग्वेज लेकिन स्क्रिप्ट हिंदी में, तो वो यहाँ पे ज्यादा लोगों को रीच हो जाए, क्योंकि उर्दू स्क्रिप्ट बहुत लोग नहीं जानते हैं, लेकिन राइट। वो शब्दों को वो सब जानते हैं। तो ये हो सकता है। एक तो मैं बताना चाहती हूँ कि बम्बई और पुणे में एक ऑर्गेनाइजेशन है नवनिर्मिति करके, वो हमारे साथ ही हैं। भारत में एक पीपल साइंस मूवमेंट करके एक मूवमेंट है। तो उसमें एक हिस्सा है। तो हम सब साथ में काम करते हैं। तो उनका ये है कि नो कॉस्ट लो कॉस्ट थिंग से सेल्फ कंस्ट्रक्टेड इक्विपमेंट करें फॉर डे टाइम एस्ट्रोनॉमी। सो क्योंकि हाँ। डे टाइम एस्ट्रोनॉमी इज गुड फॉर स्कूल्स, क्योंकि स्कूल्स राइट। तो डे टाइम में ही चलते हैं ना। राइट। तो मोस्टली सन ऑब्जर्वेशन, शैडो ऑब्जर्वेशन एक्सेट्रा। तो उनका एक सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हैं, और कई साल पहले हम मिलके थोड़ा गवर्नमेंट फंडिंग लेके उसका मूवीज बनाए हैं। तो 17 मूवीज हैं, वो यूट्यूब पे हैं, और वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में है। एक एक वीडियो, एक एक एक्सपेरिमेंट। तो ये क्रिएटिव कॉमन्स में है। तो ये फ्रीली कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट्स है, काफी ये सिंपल है। कैन यू से इट अगेन, उनका नाम क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन का? उनका नाम नवनिर्मिती है। नवनिर्मिति। ये यूट्यूब, हाँ, नवनिर्मिति। तो लेकिन ये यूट्यूब, ये तो यूट्यूब पे है, तो मैं ठीक आपको है। लिंक भेज दूंगी, आप वो कमेंट में डाल दीजिए। बिल्कुल। तो हाँ, तो ऐसे हम बहुत एक्सपेरिमेंट्स साथ में कर सकते हैं। तो उसमें सन ऑब्जर्वेशंस के एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो वो भी बहुत कोलैबोरेशन के लिए अच्छा है, क्योंकि वो सीक्वेंशियली भी कर सकते हैं ना, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और फिर बच्चों ऐसे करके फिर अपने रिजल्ट्स को शेयर कर सकते हैं कि अलग अलग लैटिट्यूड, अलग अलग लॉन्जिट्यूड से क्या ऑब्जर्वेशंस हुई, क्या सिमिलैरिटीज थी, क्या डिफरेंसेस थी। ये दूसरा सजेशन है मेरा। और और एक सजेशन है कि हम साथ में मिलके कई सेलिब्रेशंस करें। फॉर एग्जांपल कार्ल सेगन डे, या तो ठीक अब्दुल है। सलाम डे, या बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। सत्येन बोस डे। राइट। आई मीन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स वगैरह होता है, लेकिन मोस्ट पीपल उनको मालूम नहीं है कि सत्येन बोस कौन थे। बोस। राइट। हाँ, और ये बांग्लादेश के साथ भी हो सकता है सत्येन बोस का डे। राइट। हाँ, और आई थिंक दैट्स 11th अगस्त भी। Yeah, I think हाँ, that's a really interesting idea. I mean, I think कि इस किस्म के उससे लोगों को थोड़ा सा उनको साइंस का भी पता हो, और उनको अपने कल्चर्स का भी पता हो, और ये भी पता हो कि हाँ, किस तरह से साइंस जो है वो साइंस है, क्रॉस बॉर्डर वो सेलिब्रेट। आई थिंक दैट्स अ रियली इंटरेस्टिंग आइडिया। हाँ, और हम ये टॉक्स रख सकते हैं जो कॉमन लैंग्वेजेस में हैं, जो हिंदी, बिल्कुल। उर्दू, पंजाबी ऐसे, और कई इंग्लिश में। तो और हाँ, और आपने कल्चर के बारे में बताया, तो ये कॉमन हेरिटेज है हमारे, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन या अल्बेरुनी या ये राइट सब। राइट राइट तो उसके बारे में भी मुझे लगता है कि होना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में नॉलेज तो बहुत कम है। राइट। और आपके काम उसमें बहुत है। और ऐसे कई पॉकेट्स में ऐसे काम होता है कि वो हिस्टोरिकल चीजेस वगैरह क्या थी, लेकिन वाइड स्प्रेड नॉलेज बहुत कम है इसके। तो वो भी अच्छा रहेगा, हम कोलैबोरेशन के। बिल्कुल बिल्कुल, लेट्स बिल्ड ऑन इट। तो बहुत बहुत शुक्रिया, मगर जाने से पहले वन लास्ट क्वेश्चन। ओके। मेरा जो काम था, मेरी थीसिस जिसके ऊपर काम था, वो था अबाउट 60 गैलेक्सीज। मेरी गैलेक्सीज थी, और मुझे याद है कि थी तो 60 गैलेक्सीज आसमान के ऊपर हैं, दूर हैं, मगर उसमें से फिर भी मेरी फेवरेट गैलेक्सीज थी, कुछ गैलेक्सीज। आई रियली लाइक दिस गैलेक्सी, राइट? आप ये बताएं कि आपके ये सारे, ये जो एक्टिव गैलेक्सीज है, जो जेट्स वाली हैं, आप ये बताएं कि आपकी फेवरेट गैलेक्सी पर्सनली, इसका साइंस से ताल्लुक नहीं, लाइक आपकी फेवरेट गैलेक्सी कौन सी है?
ये फेवरेट, ये सवाल मुझे बहुत पसंद तो नहीं है, लेकिन आपने पूछा तो मैं क्या बताऊं। मैं बताऊं, मे बी 3C273। ये बहुत बोरिंग नाम है, एकदम बोरिंग नाम है। लेकिन ये तो पहला सो कॉल्ड क्वेजी स्टेलर, मतलब देखने के लिए एक सितारे जैसे नजर आता था, लेकिन वो सितारा नहीं था। विजिबल लाइट में वो सितारा जैसा ही है। अभी भी हम अगर कोई भी इमेज में देखें, हबल टेलीस्कोप चाहिए उसको, उसके कहकशां देखने के लिए, नहीं तो वो सिर्फ सितारा जैसा दिखता है, लेकिन नहीं वो तो सितारा जैसा है वो एक्रीटिंग ब्लैक होल है। लोग बहुत खुश होंगे क्योंकि वो मुझे अक्सर कमेंट्स में आता है कि आप क्वेज़ार्स के ऊपर वीडियो बनाएं। तो आपने जो क्वेज़ार स्टेलर कहा, तो 3C273 जो है वो प्रोटोटिपिकल क्वेज़ार है। और चलो, नहीं, दैट्स एक्सीलेंट। जब मैं मुझे जब एस्ट्रोनॉमी का शौक हुआ था, तो मैं एक पहली किताब जो मैं पढ़ रहा था वो थी हैरी शिपमैन की, ब्लैक होल्स, क्वेज़ार्स एंड कॉस्मोलॉजी। और उसमें 3C273 का जिक्र है। तो मैं तो कराची में था, ऊपर सितारे जो हैं वो कम ही नजर आते थे, लेकिन मैं इमेजिन करता था कि कि 3C273 वो है तो 12 मैग्नीट्यूड का, तो नजर तो नहीं आएगा, लेकिन मैं इमेजिन करता था कि शायद वो जो सबसे फेंट सितारा मैं ऊपर देख रहा हूँ, मे बी वो 3C273 है। इट वाज़न्ट, मगर मैं इमेजिन करता था इस चीज का। तो दैट्स वंडरफुल। चलो ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शास्त्री आपका। हाँ, आई थिंक आपको शुक्रिया, बहुत मजा आया। आपका काम भी बहुत जबरदस्त है, और आई थिंक आपकी एफर्ट्स जेंडर इक्विटी के सिलसिले में भी, और क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन इन जनरल। नीचे बॉर्डर है, ऊपर बॉर्डर नहीं है, आसमान जो है वो सबका है। तो आई थिंक वी कैन फिगर आउट कि हम उसको और किस तरह से कोलैबोरेट करें। तो नीचे कमेंट्स में आपका जो यूट्यूब चैनल है, आपको मैं उसका भी लिंक दे दूंगा। आपके वीडियोस हैं वहां पे, आपके और ये जो आपने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का जिक्र किया कमेंट्स में, ये जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है उसमें भी लिंक्स ऐड कर देंगे। तो थैंक यू सो मच आपके टाइम का। ओके, थैंक यू, इट वाज थैंक अ यू। प्लेजर।